हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया पूरी तरीके से। उसमें स्पेशल कॉम्प्लेक्सेस भी थे जिसमें पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस भी थे, जैसे जी सॉल्ट था, फेरोसिन था। इनके नाम कैसे लिखते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ये, तो वो भी हमने लिख लिए थे। तो इस तरीके से ये हमने कंपाउंड्स लिख लिए थे और साथ में हमने ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग भी की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं चैप्टर का दूसरा पार्ट। मैंने शुरू में भी कहा था कि चैप्टर के 3 मेन पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, वो हो चुका। दूसरा पार्ट है बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और लास्ट पार्ट होगा आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर बताने की जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यूँ मान लो। मतलब आईआईटी जेईई एडवांस्ड में दोनों पेपर मिला करके 4 क्वेश्चंस तक आए हैं। पहले पेपर में 2 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 2 क्वेश्चन। सच ए ह्यूज कंट्रीब्यूशन, नो वन एल्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो हेडिंग लिखो, बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखो, जो मेन बॉन्डिंग थ्योरीज जो हमें पढ़नी है, हमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी पढ़ना है। मैं पहले एक बार लिख देता हूं, जिसमें वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, देन सिडविक्स ईएन रूल, देन कम्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीबीटी एंड द फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे टाइम भी जाएगा हमारा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT। अच्छा, एक और थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में भी कुछ कमियां हैं। क्या कमियां हैं वो भी बात करेंगे। आज जो थ्योरी चलती है वो चलती है लिगेंड फील्ड थ्योरी, which is nothing but molecular orbital theory, MOT. It is considered to be the combination of MOT plus CFT. इसे MOT plus CFT का कॉम्बिनेशन मानते हैं, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये हमारे जेई के सिलेबस में नहीं है, नॉट इन जेई सिलेबस। ऐसा सुनकर कितना रिलीफ लगता है ना, नॉट इन जेई सिलेबस, बच गए। सो वी हैव टू स्टडी दिस 4 थ्योरीज। हालांकि ये बहुत एडवांस्ड है, हम पढ़ भी नहीं सकते इस लेवल पे। जैसे आपको अगर याद होगा तो 11th क्लास में जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है सिलेबस में, बट ओनली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। वी डोंट स्टडी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स इन 11th क्लास इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, केवल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ तो डायटोमिक कैसे होगा, सारे पॉलीएटॉमिक ही होंगे, लिगेंड्स 2 या 2 से ज़्यादा तो होंगे ही ना। तो फिर ऐसे केसेस में ये थ्योरी हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, सिलेबस में नहीं है। जेई मेन, जेई एडवांस्ड, नोवेयर। वी हैव टू स्टडी दीज 4 थ्योरीज, द फर्स्ट 4 थ्योरीज। तो ये था पॉइंट। अब 1 by 1 वी आर गोइंग टू टेक इन डिटेल। एक बार नोट कर लो, देन 1 by 1 वी विल टेक। वेल, फर्स्ट थ्योरी पर आए, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी ये काफी पुरानी थ्योरी है। एक बात सुनो, जैसे आप 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो ऐसा नहीं है कि आज जो आप वो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो या मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ते हो, शुरुआत उसी से हुई थी ना। देयर इज अ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ एवरीथिंग। शुरुआत में वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कि एटम कैसा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। शुरुआत के मॉडल में आप जानते हो थॉमसन्स मॉडल था, प्लम पुडिंग मॉडल, आते ही फेल हुआ वो।
देन रदरफोर्ड मॉडल वो भी फेल हुआ। बोहर मॉडल जो कि अच्छा खासा उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए इट वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल, स्पेक्ट्रम वाज प्रॉपर्ली एक्सप्लेन्ड, हालांकि वो भी फेल हुआ। फिर उसके बाद सोमरफेल्ड मॉडल आया, वो आया कब गया वो हम पढ़ते भी नहीं है उसको। इसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई बेस्ड ऑन डी ब्रॉगलीज कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एज वेल एज पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ द मूविंग पार्टिकल, मूविंग इलेक्ट्रॉन, उसके बेसिस पर। और आज हम वो थ्योरी पढ़ते हैं। कल को ना जाने क्या हो कि और कोई थ्योरी आ जाए, फेल हो जाए ये भी, श्रोडिंगर वेव मॉडल भी, कुछ नहीं पता। सिमिलर वे आप अगर पीरियोडिक टेबल का जेनेसिस देखो, डेवलपमेंट देखो, तो आज जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप बाजार से खरीद के लेके आते हो 10 रुपए की 20 रुपए की और दीवार पर चिपका लेते हो कि याद करेंगे, याद होती नहीं है वैसे आपको। वो इस चैप्टर में भी चाहिए होगी, कोऑर्डिनेशन में भी पीरियोडिक टेबल जितनी अच्छे से याद होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टूडेंट्स की उतनी अच्छी होती है। तो वो शुरुआत के मॉडल थे, वो डोबर्ना ट्रायड्स थे, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लोथर-मेयर कर्व्स, तब वो मोजलेस पीरियोडिक लॉ आया और तब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। और आज भी कमियां हैं उसमें, हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी अनसर्टेन है। तो कई चीजें हैं ऐसी जो आज भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं है। तो आने वाले टाइम में कोई और नई पीरियोडिक टेबल आएगी, आने वाले टाइम में कोई और एटॉमिक स्ट्रक्चर का नया मॉडल आएगा। ऐसी ये हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है। द फर्स्ट थ्योरी पुट फॉरवर्ड वाज वर्नर्स। वर्नर्स कंट्रीब्यूटेड अ लॉट in the development of the theories for coordination compounds। तो आप समझ रहे होंगे कि भले ये थ्योरी आज फेल हो चुकी है, बट ऐसा थोड़ी है कि इनको अवार्ड दिए तो वापस ले लें, ऐसा थोड़ी होता है। उस समय के हिसाब से इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद उसमें किसी और ने डेवलपमेंट किए एंड लाइक दैट। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी जब की है जब हम कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर टर्म भी यूज नहीं करते थे। तो क्या पॉस्टुलेट्स हैं इस थ्योरी के, एक बार लिखेंगे पॉस्टुलेट्स पॉइंट वाइज। इसमें पहला पॉइंट देखो, जैसे यही था कि सेंट्रल एटम दो तरह की वैलेंसीज सेटिस्फाई करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। तो लिखते भी जाएंगे आप साथ के साथ। सेंट्रल एटम satisfies two type of valencies, प्राइमरी वैलेंसी नाउ known as ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसे ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी satisfied by anions. Primary valency is satisfied by anions. Secondary valency now known as coordination number Cn। आप तो जानते हो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स formed by the central atom with the various ligands। तो secondary valency now known as coordination number generally satisfied by anionic or neutral and neutral species। तो न्यूट्रल एंड अनायनिक स्पीशीज सेटिस्फाई द सेकेंडरी वैलेंसी। अब बात आती थी कि ये थी क्या, अभी समझ में आएगा। आज सेंट्रल एटम का जो भी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आ रहा है उसे प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, और जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आ रहा है दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी वैलेंसी। अभी आएगी समझ में बात। सेकेंड, प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल। आयोनाइजेबल का मतलब अटैच्ड थ्रू सेंट्रल एटम या अटैच थ्रू आयनिक बॉन्ड, ऐसा लिख दो, अटैच थ्रू आयनिक बॉन्ड। और ये तो पता ही है आपको कि आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल।
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का। आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। अच्छा, सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स द कोवेलेंट बॉन्ड बट डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री is determined by secondary valencies. सेकेंडरी वैलेंसीज, तो देखो ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या कह रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, अभी समझ में आ जाएगा। आज जिन्हें आप काउंटर आयंस बोलते हो, जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम कैलकुलेशन में काम आते हैं, उसे बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। तो एनी स्पीशीज अदर देन सेंट्रल एटम, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल एटम को छोड़ करके बाकी सभी स्पीशीज प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड कर दी गई। प्राइमरी वैलेंसी वो जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आए, सेकेंडरी वैलेंसी वो जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आए। प्राइमरी वैलेंसीज आयोनाइजेबल होती हैं, नॉन डायरेक्शनल। सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयोनाइजेबल हैं बट डायरेक्शनल। एंड कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री मतलब ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ये सब ज्योमेट्री कौन डिसाइड करेगा? बाय सेकेंडरी वैलेंसीज। एंड द लास्ट पॉइंट, पहले एक बार नोट कर लो, आखिरी पॉइंट और आएगा अभी। फिफ्थ पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट, फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कि किस तरीके से शो करें, डायग्राम कैसे बनाएं। फॉर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन प्राइमरी वैलेंसीज are shown by dotted line या dashed lines ऐसे, and secondary valencies by solid lines ऐसे। अच्छा, कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के कैलकुलेशन में काम आती हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। सम स्पीशीज which determines oxidation number and coordination number are primary as well as secondary valencies and shown by solid as well as dashed line। सुनो क्या बात कर रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आए उसे प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, डैश्ड लाइन से शो करते हैं। जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में काम आए उसे हम सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं और शोन बाय सॉलिड लाइंस। और यदि कोई स्पीशीज ऐसी है जो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में भी काम आए और ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन में भी काम आए, तो वो प्राइमरी वैलेंसी भी है और सेकेंडरी वैलेंसी भी है, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड एज वेल एज डैश्ड लाइंस। कैसे, जरा से एग्जांपल देखिए। मान लो फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड था कि जैसे COCl3.6NH3, इसकी स्ट्रक्चर उन्होंने डिटरमिन की और कुछ ऐसे पाई गई, CONH3 6
Cl3, ये स्ट्रक्चर होती है। तो ध्यान दो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर किसने डिसाइड किया? 3 क्लोराइड आयन ने। तो क्लोराइड आयन काउंटर आयंस हैं, प्राइमरी वैलेंसी होंगी, आयनिक बॉन्ड से अटैच्ड हैं फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जबकि 6 के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर किसने सेटिस्फाई किया? अमोनिया ने। तो ऑल 6 अमोनिया क्या हो गए? 6 NH3 आर सेकेंडरी वैलेंसीज एंड 3 क्लोराइड आयन क्या हैं? प्राइमरी वैलेंसीज। और इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? लाइक दिस। कैसे? इस टाइप से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी है। ये तो आ गए NH3, ये NH3, ये NH3। सॉलिड लाइन से प्राइमरी वैलेंसीज हो गई है, ये सेकेंडरी वैलेंसीज हैं। सॉलिड लाइन से प्राइमरी वैलेंसीज शुड बी बाय द डॉटेड लाइन। तो उन्होंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया Cl, 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 Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, कोबाल्ट 3+। ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपाउंड। वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन, ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरीके से उन्होंने सॉलिड लाइन से सेकेंडरी वैलेंसीज, डॉटेड लाइन या डैश्ड लाइन से प्राइमरी वैलेंसीज को शो किया। और एग्जांपल लो, जैसे अनदर एग्जांपल, मान लो CO NH3 4 Cl2 Cl। अब साफ दिखता है कि ये हो गई प्राइमरी, क्योंकि केवल ऑक्सीडेशन नंबर में काम आई। ये 4 अमोनिया जो होगा ये होगा सेकेंडरी। क्यों? बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेशन में आए। बट ध्यान दो, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन इन दोनों क्लोराइड ने भी डिसाइड किया, क्योंकि +3 में है, इस क्लोराइड ने भी डिसाइड किया, इन दोनों ने भी डिसाइड किया। और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 4 अमोनिया की वजह से और 2 क्लोराइड की वजह से। तो क्लोराइड ने कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड किया और ऑक्सीडेशन नंबर भी डिसाइड किया। तो ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो ये 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज। तो इसका मतलब इसका वर्नर रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? एक बार पहले ये वाली बात आप लिख लो, तो मैं इसका शो करता हूं कि वर्नर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इस वाले कंपाउंड का। ये तो मैंने बता दिया आपको, इसका और बताएंगे। तो एक बार पहले नोट करो, फिर देखते हैं इसको। नोट इट डाउन। हाँ, तो इसका अगर वर्नर रिप्रेजेंटेशन देखें तो कैसा होगा वर्नर रिप्रेजेंटेशन? CO 4 अमोनिया, कैसे भी शो कर दो वैसे तो, हालांकि उसमें भी आइसोमरिज्म हो सकती है, तो कैसे भी नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। मान लो हमने ऐसे शो कर दिया NH3 और ये NH3, राइट। और 2 क्लोरीन ऐसे हैं, ये तो केवल सेकेंडरी थे, जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों हैं। और 1 क्लोरीन ऐसा है जो केवल प्राइमरी है। ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन। ये है वर्नर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी, डैश्ड लाइन प्राइमरी वैलेंसी। सॉलिड एज वेल एज डैश्ड लाइन दोनों यूज करेंगे, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी विच डिटरमिन्स ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी विच डिटरमिन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी विच डिटरमिन्स बोथ। तो ये थे नोटेशन
इस तरीके से उन्होंने ये स्ट्रक्चर शो की। अब बात आती है मेन पॉइंट जिससे आप पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सब पे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताऊंगा अभी आपको। तो पहले ये वाली बात नोट कर लो। अब देखो बात ये आती है कि अब जैसे मान लो वर्नर साहब को कैसे पता चला कि कौन प्राइमरी वैलेंसी है कौन सेकेंडरी वैलेंसी है। जैसे वर्नर साहब ने तो क्या किया कि मान लो COCl3 की रिएक्शन अमोनिया से कराई, COCl3 का एक्वस सॉल्यूशन लिया और अमोनिया का एक्वस सॉल्यूशन लिया मान लो, या गैसेस फॉर्म में लिया, और डिपेंडिंग अपॉन कितना अमोनिया मिलाया है, डिपेंडिंग अपॉन द मोलर रेशियो, ऐसा भी बन सकता था COCl3.6NH3, ऐसा भी बन सकता COCl3.5NH3, और ऐसा भी पॉसिबल था COCl3.4NH3। इसमें भी दो अलग अलग कलर के कंपाउंड बन जाते हैं बिकॉज ऑफ द आइसोमेरिज्म, वो आप एंड में पढ़ोगे चैप्टर के। तो मैं तो अभी आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर रहा। मान लो डिपेंडिंग अपॉन अमोनियाज अमाउंट, डिपेंडिंग upon relative amounts of COCl3 and ammonia, different products are formed. So depending upon the relative amounts of COCl3, cobalt, COCl3 एंड अमोनिया की अमाउंट कितनी डिपेंड की है, अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब ये प्रोडक्ट देखो ऐसा होता है CONH3 6Cl3। उन्हें कैसे पता चला कि क्लोराइड आयन बाहर बैठे? ये तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट एम्पिरिकल फॉर्मूला से उन्हें ऐसा थोड़ी घूर के यूं देखा यूं, अच्छा क्लोरीड बाहर होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है। Some experimental evidences should be there that chloride ion is sitting outside and is ionizable and ammonia is not ionizable। कुछ experimental evidences होंगी, वरना उन्हें सपना आएगा क्या कि ammonia is primary secondary valency and chloride ion is primary valency। जैसे इस वाले की स्ट्रक्चर ऐसी पाई गई CO, ये तो बड़ा आसान केस है, आप तो पहचान जाओगे क्योंकि कोबाल्ट का कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो 5 एक Cl को अंदर लाना ही पड़ा, Cl2, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी CONH3 4 Cl2 Cl, तीनों ही केस में कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का कॉमनली 6 होता है। आज तो आप पहचान पा रहे हो, उस समय उन्हें पता नहीं था कि ये 6 अमोनिया अंदर बैठेंगे और 3 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी हैं, यहाँ 2 क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी हैं और यहाँ मात्र 1 ही क्लोराइड आयन प्राइमरी वैलेंसी है। हाउ डिड ही नो अबाउट इट? ऐसे नहीं, थ्रू सम एक्सपेरिमेंट्स। तो ये बात लिखने के बाद एक यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे कि वर्नर कंडक्टेड some experiments to establish the primary and secondary valencies। तो वर्नर कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू एस्टैब्लिश द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, उन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट विल स्टार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट विल स्टार्ट नाउ इन द वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। जेई मेन या जेई एडवांस्ड में जो क्वेश्चन आएंगे वो अब आएंगे जो हम सीखने वाले हैं। तो एक बार ये बात लिखो यहाँ पे, इसके बाद में लिखेंगे फिर। तो वर्नर कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स टू एस्टैब्लिश द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। देख के नहीं मालूम पड़ता ऐसे ही कि घूर के देख लिया तो मालूम पड़ गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो लिखो ये सब बात।
क्या, कैसे उन्होंने स्टैब्लिश किया? एक तरीका था बाय मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, बाय मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अभी चैप्टर पढ़ के चुके हो आप, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बाय मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो थी बाय मेजरमेंट ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन जो थी उनके बेसिस पर उन्होंने ये बात कही। कैसे? जैसे अब ये तो पता ही है कि आप जानते हो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं लिक्विड सॉल्यूशन की, जिन्हें हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑन इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। चारों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से हम मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट फाइंड आउट करते हैं। ये उसका मेन पर्पस था। यहां पे एक टर्म यूज करते थे हम, वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर हमें यह बताता है कि कोई सब्सटेंस कितने आयनों में टूटा है, कितने पार्टिकल्स में टूटा है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज हैं दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन देयर नेचर। उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करते, उनके आइडेंटिटी पर डिपेंड नहीं करते। तो by measurement of the qualitative properties of the solution we can find out कि want of factor कितना होगा, we can find out how many particles it will dissociate into। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्सपेरिमेंट्स सजेस्ट करते हैं कि 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 in aqueous solution shows colligative property। CP मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 1 मोल ऑफ COCl3.6NH3 in aqueous solution shows colligative property equivalent to 4 mole of particles in solution। तो 4 मोल पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, ये इंडिकेट कर रहा है। तो इसी से इस बात का मालूम पड़ता है कि स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस। ऐसे स्ट्रक्चर होनी चाहिए ताकि ये डिसोशिएट होने के बाद ऐसे पार्टिकल दे। फोर मोल ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्विवेलेंट टू द 4 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आउट ऑफ द 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, इंडिकेटिंग दैट ये 4 मोल पार्टिकल में टूटा है। तो स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने में इजी हो गया। 3 क्लोराइड आयन बाहर बैठे होने चाहिए जो कि आयोनाइज हो जाएं। काउंटर आयन्स पानी में डिसॉल्व करने पे आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे कहेगा कि सीपी डेटा मतलब colligative property data of 1 mole of COCl3.4NH3 indicates there are 2 mole of particles in solution। अगर 2 मोल पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन में, 2 मोल पार्टिकल में टूटा है, तो स्ट्रक्चर शुड बी व्हाट? CONH3 4Cl2 और एक ही Cl बाहर होना चाहिए ताकि ये टूटने के बाद क्या दे? इस टाइप से। टू मोल्स ऑफ पार्टिकल्स लाइक दैट इट शुड गिव। तो कई बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेटा भी बताया जाता है कि सॉल्यूशन में कितने मोल्स पार्टिकल्स हैं। कितने मोल्स पार्टिकल्स से मालूम पड़ जाता है कि कौन काउंटर आयन रहा होगा। ऑब्वियसली अमोनिया तो काउंटर आयन नहीं होगा, काउंटर आयन नाम से मालूम पड़ रहा है आयन। तो आयन के फॉर्म में कौन है? क्लोराइड आयन Cl-। तो दैट इज काउंटर आयन। अमोनिया नेवर एक्ट्स एज ए काउंटर आयन। काउंटर आयन की जगह पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल केवल एक ही आ सकता है, H2O, वाटर, एज ए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। करेंगे उसकी भी बात, अभी आने दो उसको। तो ये था पहला मेथड
by measurement of the colligative properties of the solution, Werner established who is primary and who is secondary valencies. Got guys, got it now? Now second, पहले नोट कर लो इस सबको. दूसरा मेथड उन्होंने जो चुना वो ये था कि बाय सम केमिकल रिएक्शन, बाय सम केमिकल रिएक्शन. उन्होंने केमिकल रिएक्शन से भी इस्टेब्लिश किया कि भाई कौन काउंटर आयन और कौन लिगेंड हो सकता है. जैसे आज आप ये काउंटर आयन और लिगेंड बोल रहे हो, पहले इन्हें प्राइमरी वैलेंसीज एंड सेकेंडरी वैलेंसीज बोलते थे वर्नर साहब के टाइम पे. तो बाय सम केमिकल रिएक्शन, जैसे एग्जांपल मान लो 1 मोल ऑफ COCl3.6. आसान सा एग्जांपल है इसलिए ले रहे हैं, समझाने के लिए आसानी एग्जांपल लेना चाहिए. इसको लिया, एक्वस सॉल्यूशन था ये, एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट मिला दिया. सिल्वर नाइट्रेट का एक्सेस सॉल्यूशन ले लिया हमने, एक्सेस ऑफ AgNO3. आप तो जानते हो क्लोराइड आयन के साथ Ag प्लस व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, तो व्हाइट पीपीटी ऑफ AgCl इज फॉर्म. और क्वेश्चन ये का है कि 3 मोल ऑफ व्हाइट पीपीटी इज फॉर्म which dissolves in aqueous ammonia, जो कि एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है. ये कहते ही हमें ये बात समझ में आ गई कि ये 3 मोल AgCl था व्हाइट पीपीटी, और जो कि एक्वस अमोनिया में घुल जाता है कॉम्प्लेक्स बना के लाइक दिस AgNH3 ट्वाइस Cl. ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाकर घुल जाता है, तो दिस इज सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स. पानी के अंदर घुलता था ये कॉम्प्लेक्स बना करके. तो इससे ये इंफॉर्मेशन मिली कि इसका मतलब ये था कि 3 मोल्स ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट बना है 1 मोल से, तो 3 क्लोराइड आयन बाहर होने चाहिए. तो 3 क्लोराइड आयन बाहर होने चाहिए. 3 मोल व्हाइट पीपीटी बना है, ये रहा. इसका मतलब तीनों क्लोराइड आयन बाहर बैठे थे, तो फिर स्ट्रक्चर शुड बी व्हाट, CO NH3 एंड Cl3. ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए ताकि ये तीनों क्लोराइड आयन जो बाहर काउंटर आयन है ये घुल करके सॉल्यूशन में आयनों में टूट जाते हैं, और ये Ag+ के साथ पीपीटी बनाएंगे, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl. कई बार ऐसा एग्जांपल जैसे 1 मोल ऑफ COCl3.5 NH3, इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ AgNO3 से करा दी और पता चला 2 मोल व्हाइट पीपीटी बना ऑफ AgCl. 2 मोल व्हाइट पीपीटी का मतलब 2 क्लोराइड आयन बाहर बैठे होने चाहिए. तो 2 क्लोराइड आयन बाहर बैठे हैं, तो मालूम पड़ गया CONH3 5 Cl और 2 क्लोरीन बाहर. ये स्ट्रक्चर है. तो वर्नर साहब ने इन मेथड से, इन एक्सपेरिमेंटल तरीकों से एस्टैब्लिश किया कि हु इज प्राइमरी एंड हु इज सेकेंडरी वैलेंसीज. तो गाइज ये तरीका था बाय सम केमिकल रिएक्शन. अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस में जरूरत पड़ जाती है कि कौन सा, जैसे AgCl, AgBr, AgI, सिल्वर के 3 प्रेसिपिटेट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ये कहाँ घुलते हैं और कई बार क्वेश्चन में काम में आ जाता है. तो ये बात लिखो, फिर मैं बताता हूँ.
तो कई बार ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दे रहा हूँ ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में फिर आपके सामने आएगा, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस में जब आएगा तब आएगा, अभी तो पढ़ो कम से कम। तो बाय सम केमिकल रिएक्शन में, जैसे अगर हम बात करें AgCl का प्रेसिपिटेट, AgBr का प्रेसिपिटेट, AgI का प्रेसिपिटेट, ये वाइट, दिस इज पेल येलो, दिस इज ब्राइट येलो, ये कलर होते हैं। ये कहां कहां डिसॉल्व होंगे? ये डाइल्यूट एक्वस अमोनिया, कॉन्सेंट्रेट एक्वस अमोनिया, एक्वस KCN, एक्वस सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, जिसे हाइपो बोलते हैं, हाइपो सॉल्यूशन, बड़ा फेमस सॉल्यूशन है ये हाइपो सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में टाइट्रेशन में काम आता है आयोडीन के लिए इन आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशंस इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो ये हाइपो सॉल्यूशन है Na2H2O3। तो AgCl सब में ही घुल जाता है, डिसॉल्व्स इन, PPT डिसॉल्व्स इन। तो ये सब PPT डिसॉल्व इन किन किन में घुल जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो AgCl तो चारों में घुल गया, AgBr डाइल्यूट एक्वस अमोनिया में नहीं घुलता, कंसंट्रेट अमोनिया में घुल जाता है, और KCN और हाइपो में तो आराम से घुलता है, और AgI नेग्लिजिबल अमाउंट में घुलता है। इवन इन कंसंट्रेट हम इसे ना घुलता हुआ मानेंगे, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, नॉट डिसॉल्वेबल मानेंगे, एंड डिसॉल्व्स इन एक्वस अमोनिया एंड इन हाइपो। घुलता कैसे है? कॉम्प्लेक्स बना के, जैसे एग्जांपल मैंने दिया ही था, जैसे AgBr है सॉलिड, ये एक्वस KCN में डिसॉल्व हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स बना लेगा कोऑर्डिनेट। सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर यूजुअली 2 होता है, सिल्वर फॉर्म्स मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन कोऑर्डिनेशन नंबर 2। तो Ag, ये भी याद रखने वाली बात है, Cn ट्वाइस माइनस। ऐसे ही मान लो AgI है, AgI सॉलिड जो है वो एक्वस हाइपो में Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट बोलते हैं इसको, सोडियम थायोसल्फेट, तो घुल जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का कॉम्प्लेक्स है ये भी, H2O3 ट्वाइस 3 माइनस। तो कॉम्प्लेक्स बना करके ये सब सॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस हैं, पानी में घुलने वाले सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अब इतनी इंपॉर्टेंट है तो अभी याद करो, इस चैप्टर में भी जरूरत पड़ जाएगी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? क्वालिटेटिव ना पढ़ रहे हैं हम बात कर रहे थे कि वर्नर साहब ने ऐसा क्या किया कि उन्हें कैसे मालूम पड़ा कि कौन प्राइमरी और कौन सेकेंडरी वैलेंसीज हैं। सो टू एस्टैब्लिश द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज ही कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस। तो सेकंड वाला पढ़ रहे थे बाय सम केमिकल रिएक्शन, एक तरीका तो बता ही दिया, और एग्जांपल लो केमिकल रिएक्शन के। पहले इसको नोट कर लो गाइस, इसको नोट करें, इंपॉर्टेंट, याद करें, 1-2 दिन में याद हो जाएगा ये आपको अच्छे से। सो नोट इट डाउन। और एग्जाम्पल लो, अनदर एग्जाम्पल, जैसे कई बार ऐसा होता है कि CrCl3 डॉट मान लो 6NH3 6H2O, मान लो ये एक्वा कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम 3+ का। पता चला ये कंपाउंड है, इससे रिएक्शन कराई, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है। जो कि एक डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है।
कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराई CrCl3.6 अमोनिया 6H2O की। पता चला कि कंसंट्रेट H2SO4 मॉइस्चर या वाटर पी गया, मान लो ये सॉलिड था, इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराई, तो एक क्वेश्चन इतना कह दे कि 18 ग्राम मास जो है वो 18 ग्राम मास गेन इज ऑब्जर्व्ड इन डिहाइड्रेंट। ये जो डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस था कंसंट्रेट H2SO4, इसमें 18 ग्राम मास बढ़ गया, ये 1 मोल था मान लो, 1 मोल CrCl3.6H2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला, हमें ना पता वाटर कहां बैठा है, क्लोरीन कहां बैठा है, कौन प्राइमरी कौन सेकेंडरी ना मालूम है, यही तो मालूम करना चाह रहे हैं वर्नर साहब। वर्नर के साथ साथ हम भी मालूम करना चाह रहे हैं। तो वर्नर साहब ने जैसे कंसंट्रेट H2SO4 की रिएक्शन कराई, पता चला कि 18 ग्राम मास बढ़ गया कंसंट्रेट H2SO4 का, डिहाइड्रेंट का, डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है ये। 18 ग्राम वाटर का मास बढ़ गया, इसका मतलब मॉइस्चर पी गया वो। आपको पता है कि कंसंट्रेट H2SO4 इज ए पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस, इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर। खा गया मॉइस्चर को, 1 मोल मॉइस्चर खा गया, तो इसका मतलब 1 मोल H2O बाहर बैठा था, तो बाहर वाले को ही अटैक करेगा। तो ये CrH2O5 Cl.Cl2.H2O, ये है स्ट्रक्चर इस कंपाउंड की। CrH2O5 Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है क्रोमियम का भी कॉमनली, 5 वाटर अंदर ले गए, 1 वाटर को बाहर किया, इसी को अटैक करेगा बस H2SO4। तो याद रखें कंसंट्रेट H2SO4 अटैक्स H2O एज काउंटर आयन। काउंटर आयन का मतलब एग्जैक्टली काउंटर आयन, आयन नहीं है ये, बट काउंटर आयन के साथ में रखा हुआ है, इसलिए काउंटर आयन हमने बोल दिया इसको। तो याद रखें ये जो H2O बाहर रखा हुआ है, ये इसको अटैक करता है कंसंट्रेट H2SO4, अंदर वाले को अटैक नहीं करता। कंसंट्रेट H2SO4 डज नॉट अटैक, क्वेश्चन सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट यूज करना है, डज नॉट अटैक H2O लिगेंड्स। तो अगर H2O बाहर बैठा होगा तो कंसंट्रेट H2SO4 उसे अटैक करेगा, अंदर वाले को अटैक नहीं करेगा। तो 1 मोल H2O बाहर बैठा था, ये बात इस इंफॉर्मेशन से मालूम पड़ गई। और एग्जांपल जैसे मान लो ऐसे बोल दें COCl3.5NH3, 1 मोल कंसंट्रेट H2SO4। क्वेश्चन ऐसा कह दे कि नो मास गेन इन डिहाइड्रेंट, ऐसा बोल दे कि डिहाइड्रेंट में कोई मास गेन नहीं हुआ, मतलब मॉइस्चर पिया ही नहीं उसने, इसका मतलब कोई मॉइस्चर बाहर नहीं था, सारा मॉइस्चर अंदर ही था, अमोनिया नहीं है, वाटर लो। तो फिर स्ट्रक्चर क्या थी, सारा का सारा मॉइस्चर अंदर था, मतलब H2O5 Cl, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 सेटिस्फाई करा दिया, Cl2, ये स्ट्रक्चर थी इस कंपाउंड की। तो ये तरीका था। अब इससे मालूम पड़ गया कि कोई वाटर बाहर नहीं है, यहां से मालूम पड़ गया कि 1 वाटर बाहर था। 36 ग्राम अगर मास गेन हो जाता तो 2 मोल वाटर के बाहर रख देते। अरे आरा पल्ले पड़ रहा कुछ, खोपड़ी को थोड़ा खुला रखा करो, तेल लगाया करो सिर में, गोले का, खोपरे का या सरसों का तेल, मालिश करा करो बढ़िया, तर रही खोपड़ी, सब समझ में आएगा बढ़िया से। ये सब देसी तरीके हैं। गांव में तो बच्चे आज भी सुबह उठते नहाते हैं, तेल लगाते हैं, बढ़िया से खोपड़ी तर रहती है एकदम, बढ़िया समझ में आता है। शहर में शैम्पू लगाते हैं, शैम्पू, हाँ, वो एकदम सिल्की हेयर्स, हेड एंड शोल्डर। बियर का भी शैम्पू आता है एक, मैंने देखा, उसका बॉटल आती है, उस पर लिखा है बियर शैम्पू। वाह, और अच्छा नाम ना मिला है। खैर, सो बाय सम केमिकल रिएक्शंस वर्नर एस्टैब्लिश्ड कि who could be the primary valency and who could be the secondary valency, and now the third method he adopted। ही कौन? वर्नर साहब। साहब के साथ अदब से नाम लो। तो थर्ड,
लिखो थर्ड, पहले नोट कर लो इस सबको, नोट इट डाउन। नाउ मूविंग टू द थर्ड, वर्नर साहब ने जो तीसरा तरीका अपनाया, बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को मेजर करने के लिए मेजर करके उन्होंने एस्टैब्लिश की। अच्छा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मतलब कई बार इसे मोलर कंडक्टेंस भी बोलते हैं, और आप ये सब पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री में ही इन द चैप्टर, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर फिजिकल केमिस्ट्री, कौन? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आएगा अभी एक दो चैप्टर के बाद में। तो बाय मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस of solution depends on electrical conductance of solution depends on number of current carrying ions या number of ions and charge on ions। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस is directly proportional to charge on ion and directly proportional to number of ions। जितने ज्यादा आयंस हो और जितना ज्यादा चार्ज हो, कंडक्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी। तो क्वेश्चन तो आपसे ये कैलकुलेशन नहीं कराएगा भी तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर वो वहीं हम अकॉर्डिंगली वहां डील करेंगे। क्वेश्चन तो आपको ऐसे कह देगा, जैसे एग्जांपल कि 1 मोल ऑफ एक्वस COCl3.6NH3, बार बार यही एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि समझ में आसानी से आता है। आपको देखते ही मालूम पड़ गया कि 6 के 6 अमोनिया अंदर रखेंगे सर, और तीनों क्लोराइड बाहर रखेंगे, मैं ही क्या रखूंगा, होता है ना। अमोनिया इज नेवर आउटसाइड। काउंटर आयन के साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल केवल कौन रह सकता है? H2O, वाटर। अमोनिया नहीं, क्योंकि अमोनिया नहीं रह सकता, क्योंकि वाटर रह सकता है। वाटर बिकॉज वाटर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 1 मोल ऑफ एक्वस COCl3.6NH3 indicates its electrical conductance is showing, yeah, 1 mole of this indicates its electrical conductance is equivalent to कुछ ऐसे बोल दें 4 mole of ions and 6 units of इलेक्ट्रिकल चार्ज। मान लो ऐसे बोल रही है, देखो क्वेश्चन आपको या इंफॉर्मेशन आपको इस तरीके से दी जाएगी कि भाई जितने ज्यादा चार्जेस होंगे और जितने ज्यादा आयंस होंगे सॉल्यूशन में, कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। तो 1 मोल ऑफ COCl3 aqueous COCl3.6NH3 indicates that its electrical conductance is equivalent to the 4 mole of ions and 6 units of electrical charge। ये इंडिकेट करता है कि स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए, CONH36Cl3, ताकि ये टूटे तो टूटने के बाद क्या दे, CONH36 3+ 3Cl-। जरा देखना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ आयंस, 4 मोल ऑफ आयंस
एंड हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स कैटायन पर 3 यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज है और एक क्लोराइड आयन पर 1 यूनिट है, तो 3 क्लोराइड आयन पर 3 और 3 6, 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो 4 मोल ऑफ आयंस एंड 6 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज प्रेजेंट, ऐसे इंडिकेट हुआ। तो मालूम पड़ा कि 6 यूनिट इलेक्ट्रिकल चार्ज है, वो जब भी हो सकता है व्हेन द स्ट्रक्चर इज दिस वन। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये ऊपर वाली बात लिख लो तब मैं लेता हूं। और एक एग्जांपल, जैसे 1 मोल ऑफ COCl3 dot 4NH3 indicates the electrical conductance of solution equivalent to 2 mole of ions and 2 units of electrical charge। देखो 1 मोल COCl3 डॉट NH3 4NH3 इंडिकेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 2 मोल ऑफ आयंस। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गई, स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, CO NH3 4, चारों अंदर ही आने हैं, बाहर नहीं जाएगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बाहर नहीं जाएगा काउंटर आयन के साथ, एक्सेप्ट H2O, केवल H2O जा सकता है, बिकॉज H2O कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तो सेटिस्फाई करा ही लो, Cl2 अन्य Cl, ये है स्ट्रक्चर, ताकि ये टूटने के बाद क्या दे, CO प्लस, देख लो 2 मोल ऑफ आयंस एंड 2 यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज। आई होप द पॉइंट इज अंडरस्टूड। तो ये थे मैनी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थ्रू विच वर्नर एस्टैब्लिश्ड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज इन द गिवन कंपाउंड। तो ये थी वर्नर्स की थ्योरी, काफ़ी सब्सटेंशियल थ्योरी थी, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल थ्योरी थी। यहीं से आइडिया लगा कि वी कैन टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड काउंटर आयंस। गाइस ये थी थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी इंपॉर्टेंट है। वर्नर का रिप्रेजेंटेशन वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो तीनों थ्योरीज हमने पढ़ी है कि एक्सपेरिमेंटल एस्टेब्लिशमेंट कैसे किया उन्होंने, दिस इज इन फैक्ट मोर इंपॉर्टेंट। एक आध क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर, लेट अस टेक वन क्वेश्चन ऑन इट। जैसे मान लो कई बार ऐसे मैच करवाएं, मैच मोलर कंडक्टेंस, मोलर का मतलब पर मोल ऑफ कंपाउंड्स। जैसे मान लो COCl3 ऐसे ले लो, मान लो KCl NiCO4, सब 1 मोल ले रहे हैं यहाँ, और K4FeCl6 एंड मान लो और ले लें जैसे सोडियम कार्बोनेट। ये कंपाउंड हो गए, मोलर कंडक्टेंस, ये तो कंपाउंड,
मोलर कंडक्टेंस, जो भी यूनिट हो, मान लो मैच करवाना है तो 5, 97, 37 एंड 21। बताओ कैसे कैसे मैच करवाओगे? ये तो ये मैच कर गया, हाईएस्ट वाला मैच कर गया ये वाला, नेक्स्ट विल बी दिस एंड KCl विल बी दिस। कैसे मालूम पड़ा सर? अरे देखो ये तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये कोई आयनों में नहीं टूटेगा, तो सर तो इसकी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एक्वस सॉल्यूशन की 0 होनी चाहिए थी। अरे नहीं, पानी भी तो होता है, पानी सेल्फ आयोनाइज होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो आप कि वाटर सेल्फ आयोनाइजेशन से H+ और OH- देता है, तो थोड़े बहुत H+ और OH- की वजह से थोड़ी बहुत कंडक्टेंस तो होगी। हालांकि प्योर वाटर की कंडक्टेंस बहुत कम होती है, बट थोड़ी बहुत तो होगी। नेग्लिजिबल, कौन सी वैल्यू? लोएस्ट 5। वाटर की वजह से है वो भी, इसकी वजह से नहीं है। उसके बाद ये 2 पार्टिकल देगा, 2 आयंस देगा, 2 आयंस मतलब नेक्स्ट हायर, ये 3 आयंस देगा और चार्जेस जो हैं वो 4 यूनिट आएंगे नेक्स्ट हायर, और ये हाईएस्ट है, 5 आयन देगा और चार्जेस होंगे 8 यूनिट्स, 97। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये तरीका था, एक बार इसको नोट करें। पहली थ्योरी कंप्लीट हो गई। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सिडविक्स EAN रूल। Second theory is given by Sedgwick's EAN rule. एक्चुअली ये थ्योरी कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस गेन नहीं कर पाई, ये बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुई थ्योरी। एक्चुअली ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे थी कि भाई जैसे नोबल गैसेज होती हैं उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी स्टेबल होता है, तो बाकी एलिमेंट्स भी उस कॉन्फ़िगरेशन को चेज करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिस था। इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल और 18 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। क्या है ये सिडविक्स EAN रूल? सिडविक साहब ने ये कहा कि जो कंपाउंड्स EAN सेटिस्फाई करते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम को सेटिस्फाई करते हैं, EAN रूल को सेटिस्फाई करते हैं, वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो EAN है क्या? EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये सेंट्रल एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर of central atom minus oxidation number of central atom in the complex plus number of electrons gained from various ligands। ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। तो व्हाट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम? एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक नंबर मतलब Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड फ्रॉम द वेरियस लिगेंड्स। तो ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। अच्छा, रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ EAN of central atom
According to this rule, if En of central atom in complex is equal to the atomic number of nearby noble gas, then complex is stable. ऐसा बोला इन्होंने। क्या बोला इन्होंने कि यदि En ऑफ सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नियर बाई नोबल गैस, नियर बाई मतलब पास वाली नोबल गैस के, किसी नोबल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाए, देन द कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल, ऐसा बोला। हाँ, लेकिन आज ये नियम एप्लीकेबल नहीं होता। टुडे मैनी कॉम्प्लेक्सेस do not follow En rule and are highly stable. Today many complexes do not follow En rule and are highly stable. बट आज भी अगर ये रूल, तो इसका मतलब इस रूल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी हैं जो En रूल फॉलो नहीं करते और फिर भी स्टेबल हैं, तो इस रूल की तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गई। बट आज भी अगर स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि En रूल इज वेरी वेल एप्लीकेबल ऑन कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। En रूल इज वेरी वेल एप्लीकेबल on carbonyl and nitrosyl complexes. ये आज भी ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था। अगर स्टूडेंट्स को क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन उनसे पूछा ही जाएगा कार्बोनिल और नाइट्रोसिल कंपाउंड। कार्बोनिल मतलब CO लिगेंड एंड नाइट्रोसिल मतलब NO लिगेंड। तो कार्बोनिल और नाइट्रोसिल कंपाउंड्स में आज भी En रूल बढ़िया से एप्लीकेबल है विद ओनली वन नोटेबल एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन वो करेंगे, बात बताएंगे आपको कि वो कौन सा एक्सेप्शन है। तो इसका मतलब En रूल इज वेरी वेल एप्लीकेबल ऑन कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो चलो En कैलकुलेट तो करें, देखें तो सही। कई बार इसे 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं। En कैलकुलेट करते हैं और देखेंगे कंपाउंड En फॉलो करता है या नहीं करता। नियम यही है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ द En ऑफ द सेंट्रल एटम इन द कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर ऑफ द नियर बाई नोबल गैस। अब नोबल गैस के एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए स्टूडेंट्स को। चलो देखते हैं, लेट अस सी। नोट करो इसको पहले। जैसे नोबल गैस का एटॉमिक नंबर याद होंगे तभी तो कह पाओगे कि हाँ जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है सेंट्रल एटम का वो नोबल गैस के बराबर है या नहीं है। तो नोबल गैसेस तो आपको पता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब एटॉमिक नंबर तो पता होते हैं, 2, 8 जोड़ के 10, 8 जोड़ के 18, 18 जोड़ के 36, फिर 18 जोड़ करके 54 और फिर 32 जोड़ते हैं तो 86। ये पीरियोडिक टेबल में सब सीखा हुआ होता है आपने। मैं फिर बोल रहा हूं, जिन स्टूडेंट्स की पीरियोडिक टेबल जितनी स्ट्रांग होती है, याद होती है, कमरे में चिपकाने से कुछ ना होता है, याद करने से होता है मेरे भैया। ये बता दें हम आपको। तो ये एटॉमिक नंबर हैं, यू शुड रिमेंबर। और मोस्टली डी ब्लॉक के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो डी ब्लॉक में 3D सीरीज तो अच्छे से याद होनी चाहिए, लाइक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक।
जिंक के नीचे कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। अब ये सब पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स में पैलेडियम, प्लेटिनम, ये याद होंगे, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, ऑस्मियम, रुथीनियम, ऑस्मियम, लाइक दैट इट विल कम, स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथनम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वेनेडियम, नायोबियम, टेंटलम एंड सो ऑन। बीच में मैं भी भूल जाता हूं कई बार, आप याद रखो। ये मेनली है, ये 3D सीरीज है, पढ़ा है आपने, ये 4D सीरीज है और ये 5D सीरीज है। 5D सीरीज मतलब इलेक्ट्रॉन 5D में भरते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये सब। अब ये तो पता ही है ना, जैसे कॉपर है 29 है, आपको पता है कि 4th पीरियड से 5th पीरियड आते हैं, 18 जोड़ के आते हैं, तो 29 + 18 47, और फिर 32 जोड़ के आते हैं छठे वाले पीरियड में, 32 जोड़ोगे तो 79। मालूम पड़ गया कैसे एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। एटॉमिक नंबर ना पता होंगे तो EN कैसे कैलकुलेट करोगे। एक बात समझ लो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में फॉर्मूला क्या था? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंटर एटम, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेरियस लिगेंड्स। एटॉमिक नंबर ही नहीं पता होगा तो कैसे सॉल्व करोगे? एग्जाम में ना देंगे क्या वो IIT के पेपर में ऊपर? नहीं, एटॉमिक मासेस देते हैं वो। मेरी बात सुन लो, जब पेपर स्टार्ट होता है तो सबसे ऊपर ही क्या लिखा हुआ होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 देते हैं वो। आपको चाहिए या नहीं चाहिए उससे मतलब नहीं है। दे विल गिव यू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, कार्बन इज 12, ऑक्सीजन इज 16, सोडियम इज 23, पोटेशियम इज 39, सल्फर इज 32। सब पता है आपको, सब देंगे वो ना देंगे कि रोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है। कॉम्प्लेक्स पूछेंगे, विल्किंसन कॉम्प्लेक्स, RHCl PPH3 थ्राइस, बताया था मैंने विल्किंसन कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स देंगे और कहेंगे रोडियम का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बताओ। आपका मुंह यूं हो जाता है, यूं, अबे 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 अब क्या करूं? एटॉमिक नंबर तो याद ही ना है। पीरियोडिक टेबल मत करो याद, और मत कर याद। पीरियोडिक टेबल याद ना होगी तो ना होंगे ये क्वेश्चन। तो गाइस समझ लो, पीरियोडिक टेबल रिमेम्बरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद करो, पीरियोडिक चिपकाने से कुछ ना होता है दीवार पे, याद कर लो उसको जितनी मैक्सिमम याद कर सकते हो। जेई मेन में तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं। तो रोडियम का एटॉमिक नंबर चाहिए था, मुझे पता है। कोबाल्ट, तरीका भी सिखा रखा होगा आपको, सिखा रखा है आपको। कोबाल्ट इज व्हाट? कोबाल्ट इज 27। 18 जोड़ करके आओ 4th से 5th पीरियड में, 18 तो ये कितना हो गया? 45। 32 जोड़ करके आओ, सो दिस इज 77, ये 78, प्लेटिनम इज 78, इरिडियम इज 77, दिस इज 45। तो जब भी हम जोड़ ऐसे जोड़ो, फर्स्ट पीरियड से सेकंड पीरियड 8 जोड़ के, सेकंड से थर्ड 8 जोड़ के, थर्ड पीरियड से फोर्थ 18 जोड़ के, फोर्थ से फिफ्थ 18 जोड़ के, फिर 32 जोड़ के, और एक और आएगा 32 जोड़ के। अभी तक इतने ही हैं एलिमेंट्स। तो ये तरीका है एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने का। बट जोड़ लेंगे सर, अब तो कर लेंगे, 18 जोड़ लेंगे। अरे जोड़ोगे तो जब जब पता हो कि सिल्वर यहां रखा है, ये भी तो पता होना चाहिए सिल्वर यहां रखा है कि यहां रखा है। पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए। सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलो ये था तरीका, ये याद रखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर। लेट अस कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन फ्यू केसेस। तो ये एक बात नोट करो, तो फिर मैं हटाता हूं। ये मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई है आपको पीरियोडिक टेबल की, समझ लें। मान लो क्वेश्चन ऐसा हो, कैलकुलेट EAN इन फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस।
ई एन कैलकुलेट करो, बताओ ई एन रूल फॉलो होता है या नहीं होता। जैसे फर्स्ट यही ले लो, आर एच सी एल PPS3 थ्राइस, K4 Fe CN6, K3 Fe CN6, और मान लो ऐसे ले लो जैसे K3 Fe C2O4 थ्राइस, AgNH3 ट्वाइस Cl। सिक्स्थ और ले लो एग्जाम्पल, जैसे कौन NiCN4 2 माइनस, 7 CO, या ऐसे ले लो NiCO4। और एग्जाम्पल ले लो जैसे FeCO5, and let us take one more example like AuCl4 माइनस। करो भाई, सेंट्रल एटम का EN फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एटॉमिक नंबर का आइडिया अभी आपको दिया ही है, जस्ट कैलकुलेट इन ईच केस। लिख लिए, लेट अस सी नाउ। देखिए क्या किया आपने। जैसे पहला तो EAN, रोडियम, रोडियम कहाँ रखा हुआ है, कोबाल्ट के नीचे, तो कोबाल्ट इज 27, 27 प्लस 18 कितना आ गया था 45, तो 45 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, -1 प्लस 3 मोनोडेंटेट और एक क्लोराइड आयन, 4 मोनोडेंटेट हैं तो 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 44 प्लस 8 52, नहीं 54 होता है जीनॉन। सो इट इज नॉट मैचिंग द नियर बाई एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस, सो डज नॉट फॉलो EN, डज नॉट फॉलो EN रूल। तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स EN रूल फॉलो नहीं करता। जरा दूसरा देखो, +2 में है ये, तो EN निकालोगे तो कितना 26 - 2 प्लस 6 दूनी 12 36, यस फॉलोज EN। यहां कैलकुलेट करो, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +3 है ये, 3 प्लस 12 35, डज नॉट फॉलो EN। अच्छा एक बात याद दो, आज की तारीख में ना चलता है ये नियम। जैसे ये K3 FeCN6 है, EN रूल फॉलो नहीं करता ये, बट इट इज अ हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। भले ही EN फॉलो नहीं करता बट इट इज अ हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स। और जैसे यहां कैलकुलेट करो, 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, यहाँ ऑक्सिलेट आयन पर 2- चार्ज होता है, तो 3 प्लस 3 दूनी 6, ये बाइडेंटेड लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 3 लिगेंड से, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन देगा ये एक बाइडेंटेट लिगेंड। तो अगेन व्हाट 35, नो EN, तो डज नॉट फॉलो EN। यहां देखना, EN इज इक्वल टू सिल्वर, व्हाट इज सिल्वर बताया भी था 47, तो 47 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 1 प्लस 2 बाइडेंटेट 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो 46 प्लस 4 कितना 50, डज नॉट फॉलो EN। यहां आया था बस ये फॉलोज EN रूल।
इधर आओ, निकिल 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो -2 प्लस 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, तो 26 और 8 34, यही हुआ ना? हाँ, 26 प्लस 8 34, नो EN, डज नॉट फॉलो EN। यहां देखो, अच्छा ये कार्बोनिल कंपाउंड्स है और हमने लिखा था एक पॉइंट कि EN कहीं लगे ना लगे, इट इज वेरी वेल एप्लीकेबल ऑन कार्बोनिल एंड नाइट्रोसिल कंपाउंड। देखो यहाँ ये नियम लगना चाहिए, चेक करते हैं। EN इज इक्वल टू 28 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 0 प्लस 4 दूनी 8 36, यस इट फॉलोज EN रूल। यहां भी करना चाहिए, जरा देखें, 26 माइनस 0 प्लस 5 दूनी 10, 36 आ गया, यस इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द नोबल गैस, फॉलोज EN। ऐसे यहां कैलकुलेट कर लो, गोल्ड का ऑरिक क्लोराइड कहलाता है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर था 79 माइनस 3 प्लस 4 दूनी 8, मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही ये सब। सो द वैल्यू कम्स आउट टू बी, 5 और जोड़ दो तो 84, नहीं 86 नहीं है ये, तो डज नॉट फॉलो EN rule, so it does not follow EN rule। तो guys ये थे some of the calculations of EN rule। हालांकि EN rule अभी complete नहीं हुआ, इसमें कई और important points भी आएंगे, that we will take up in the next lecture। That's it for now। आज का lecture बड़ा important था, अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे।